नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था की जो हम लोग कंप्लीट एक तैयारी कर रहे हैं, उसमें एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और आज प्रस्तावना के पार्ट थर्ड की बात करते हैं। ये क्लास संख्या आपकी 30 है और इसमें कंप्लीट इंडियन पॉलिटी के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप ये सारी क्लासें एक साथ देख सकते हैं। तो आज के क्लास के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे, तो बिना देर किए हम आगे बढ़ते हैं और आज समझते हैं कि आज हमारे लिए क्या क्या है खास। तो अभी तक का अगर हम प्रस्तावना की बात करते हैं, तो काफी सारे सेगमेंट हमने प्रस्तावना में कंप्लीट कर लिए। जैसे कि प्रस्तावना क्या होती है, प्रेमबल क्या है, विचार ये सब कहाँ से आया ये देख लिया हमने। इसके अलावा इसकी विकास यात्रा को पूरा समझ लिया था और वर्तमान समय में क्या आपका सुप्रीम कोर्ट इस पे विचार करता है, क्या सुप्रीम कोर्ट मानता है, उसको देख लिया। इसके साथ में आपके इसके सिद्धांत देख लिए और सत्यों जो प्रस्तावना के 4 मूल्य हैं, उनकी भी बात यहाँ पे हमने कर ली थी। साथ में जो आपके इसके उद्देश्य हैं, उद्देश्यों के बारे में देख लिया था कि आखिर कौन-कौन से उद्देश्य यहाँ पे आपके हो जाते हैं। तो यहाँ तक का सेगमेंट हमारा पूरा आज का कंप्लीट था। अभी आज जो हम बात करने वाले हैं, आज जो यही आपके सारे सेगमेंट हैं, यही सारे सेगमेंट के बारे में और देखेंगे। लेकिन उसके पहले सबसे पहले एक चीज यहाँ पे देख ले रहे हैं कि प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द कौन से हैं और प्रस्तावना में कौन-कौन से शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि पेपर में आपसे प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है। तो पहली हेडिंग आपको यहाँ पे बनाना है, प्रस्तावना में प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द। अब यहाँ पे ये इस चीज का जिक्र है कि आखिर कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है और बाद में यही हम देखेंगे किन किन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि डायरेक्ट जो है आपका यहाँ पे वही शब्द रख कर आपसे पूछा था कि इसका उल्लेख प्रस्तावना में है या फिर नहीं। तो पहले शब्द की अगर बात करते हैं तो इसमें आपका संप्रभुता, ये शब्द आपके प्रस्तावना में इसका उल्लेख किया गया। कहाँ पे है, कैसे किया गया है, क्या इसका अर्थ होता है, ये चीज भी इसके बाद हम देखेंगे। दूसरे शब्द की बात करते हैं, ये आपका होता है समाजवादी। समाजवादी, इस शब्द का भी प्रयोग किया गया है। और इस तीसरे शब्द की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे है धर्मनिरपेक्षता। धर्म निरपेक्षता, इस शब्द का भी यहाँ पे प्रयोग देखने को मिलता है। इसके बाद चौथे शब्द की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक, इस शब्द का भी प्रयोग किया गया है। पांचवें शब्द की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे गणतंत्र। गणतंत्र शब्द का प्रयोग हो गया। 6 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे न्याय। न्याय शब्द का भी उल्लेख आपको प्रस्तावना में देखने को मिल जाए। फिलहाल न्याय मिले या न मिले, लेकिन न्याय शब्द का जरूर उल्लेख आपको मिलता है। अब इसके बाद 7 नंबर की बात करते हैं। 7 नंबर में स्वतंत्रता होती है, स्वतंत्रता हो जाती है। 8 नंबर की बात करते हैं, समता हो जाती है, इस शब्द का भी उल्लेख मिलता है। 9 नंबर शब्द की बात करते हैं तो यहाँ पे बंधुत्व। तो टोटल ये आपके इतने शब्द थे जिनका उल्लेख आपका डायरेक्ट संविधान की प्रस्तावना में मिल जाता है। इसमें से कोई भी शब्द आएगा तो आपको टिक कर देना, हाँ मिलता है। लेकिन अगर ये पूछ ले कि किन किन शब्दों का प्रयुक्त नहीं हुए या उनको उपयोग नहीं हुआ, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, शब्द नहीं है। नहीं। अब कौन कौन से शब्द हैं जो नहीं है, यहाँ पे पहले नंबर बिंदु की अगर बात करते हैं तो सबके लिए शिक्षा। सबके लिए शिक्षा, अगर कहीं पर ऐसा कोई उल्लेख आता है तो उस शब्द का यहाँ पे प्रयोग नहीं मिलता है। इसके अलावा आपका सुरक्षा आ जाती है, सुरक्षा का भी यहाँ पे उल्लेख नहीं मिलता है। तीसरे नंबर बिंदु की बात करते हैं तो यहाँ पे आर्थिक स्वतंत्रता, कोई उल्लेख नहीं है आपका। आर्थिक स्वतंत्रता उल्लेख यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा आपका 4 नंबर बिंदु की बात करते हैं तो यहाँ पे धार्मिक न्याय। धार्मिक न्याय, इस शब्द का भी किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इसके अलावा 5 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे नैतिक न्याय हो जाता है। नैतिक न्याय, इस शब्द का भी उल्लेख कोई नहीं मिलता है। इसके अलावा 6 नंबर लोक कल्याण, शासन की प्रकृति जो लोक कल्याणकारी है, लेकिन यहाँ पे लोक कल्याण शब्द का उल्लेख यहाँ पे नहीं मिलता है। लोक कल्याण, इसके अलावा आपका जनवादी, 7 नंबर आपका जनवादी हो जाता है। इसके अलावा आपका 8 नंबर हो जाता है
राजतंत्र। जब हम गणतंत्र का उल्लेख कर लेते हैं तो राजतंत्र का उल्लेख यहाँ पे नहीं हो सकता। इस चीज को यहाँ पे आपको याद श्याद रखना है। तो टोटल ये जो शब्द थे, ये ऐसे शब्द थे जिनका उल्लेख किसी भी प्रकार से आपके संविधान में नहीं किया गया है। तो इन सब चीजों को याद रखिएगा। अब एक एक शब्द को हम, इन्हीं जो शब्द होते हैं इन्हीं शब्दों को विस्तार दे देंगे। ये जो प्रस्तावना में आपके प्रयुक्त हैं उनको विस्तार देंगे। तो सबसे पहले यहाँ की जो आपकी हेडिंग हो जाएगी ये हो जाएगी प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दों का विस्तार। प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दों का विस्तार, ये आपकी हेडिंग। अब विस्तार आखिर किस तरह से देना है, तो एक शब्द को उठाना है और उसी शब्द के बारे में सारी चीजों को हमें यहाँ पे क्लियर कर दें। तो प्रस्तावना में जैसे कि सबसे पहला शब्द जो आता है, यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ प्रस्तावना एक बार। यहाँ पे प्रस्तावना में लिखा गया है हम भारत के लोग। तो यही जो टर्म है आपका हम भारत के लोग, इसी जो है टर्म पे सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। और उसको आप डाल लीजिए हेडिंग में। हम भारत के लोग, ये आपका पहला शब्द होता है। अब देखिए इस शब्द के अगर हम डिस्क्रिप्शन कर में जाएंगे और इसे हम विस्तार देंगे तो इस शब्द को आखिर कहाँ से लिया गया है, पहली चीज यही से आया है कि ये कहाँ से आया है। अगर ये पूछा जाता है कि बेटा कहाँ से आया है तो इस चीज का उल्लेख आ जाएगा जो है संयुक्त राज्य में, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम यूएसए के नाम से जानते हैं, अमेरिका के चार्टर के चार्टर से इस शब्द को लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज याद आता है कि आखिर ये क्या है, इसका अर्थ क्या है, या इसका निहितार्थ क्या निकलता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे शक्ति का स्रोत, शक्ति का स्रोत, ये है मुख्य निहितार्थ। निहितार्थ के तौर पे अब ये किस चीज का शक्ति का स्रोत है, तो ये संविधान एवं राजनीतिक जो सत्ता होती है, संविधान व राजनीतिक सत्ता, दोनों चीजों को यहाँ पे स्रोत के तौर पे आपका कौन काम करता है, स्रोत के तौर पे आपका जो है हम भारत के लोग ही, वो ही देखा जाता है। यहाँ के लोगों के द्वारा ही शक्ति को यहाँ से मिलती हुई। अब जैसे कि यहाँ पे संविधान की बात करते हैं, तो संविधान निर्माण जब हुआ तो ये कैसे हुआ, ये निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा हुआ। उनका निर्वाचन किसने किया था, तो जनता के द्वारा किया गया था। भले इनडायरेक्ट था लेकिन जिन सदस्यों ने इनको चुना था उन सदस्यों को तो जनता ने चुना था। निर्वाचित प्रतिनिधियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों की संविधान सभा द्वारा, की संविधान सभा द्वारा, ये एक महत्वपूर्ण टर्म यहाँ को आपको देखने को मिलता है। अब जैसे हम राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं तो इसमें भी आपको ये याद रखना है कि इसमें भी प्रतिनिधियों का सिस्टम है। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्वाचन और संविधान द्वारा इसमें शामिल हो। कैसे, तो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष निर्वाचन व संविधान सभा व संविधान के द्वारा ये पूरी राजनीतिक सत्ता की स्थापना होती है। तो इस शब्द के बारे में इतना हमें जरूर याद रखना है कि शब्द कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के चैप्टर से लिया गया है। शक्ति का स्रोत क्या है, तो हम भारत के लोग हैं और ये जो है आपके संविधान और राजनीतिक सत्ता को शक्ति प्रदान करते हैं। क्लियर, इस चीज को यहाँ पे याद रखना। अब हम चलते हैं अपने दूसरे शब्द की बात करते हैं कि आखिर दूसरा शब्द हमारे लिए क्या है और उसका अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा दूसरे शब्द की, इसे कहते हैं प्रभु सत्ता।
संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये एक शब्द आपकी प्रस्तावना में उल्लेख होता है जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ होता है संप्रभुता, संप्रभुता, ये इसका अर्थ। अब यहाँ पे यही एक शब्द के बारे में हमें और जानना है। अब इस शब्द के बारे में हमें क्या जानना है कि आखिर भैया इस शब्द का अर्थ ही क्या है। पहली चीज तो यही इंपॉर्टेंट है। अगर ये पूछा जाए कि इस शब्द का फर्स्ट टाइम प्रयोग, पहली बार प्रयोग तो किसने किया था, तो एक राजनीतिक विज्ञान के बहुत ही अच्छे जो है आपके राजनीतिज्ञ थे जिनका नाम था बोधा, बोधा। इनके द्वारा इस शब्द का पहली बार प्रयोग, ठीक, किसका, ये जो राजनीतिक सत्ता है इस शब्द का, इस शब्द का पहली बार यहाँ पे प्रयोग देखने को हमें मिल जाता। क्लियर बेटा। अब यहीं पे एक चीज और हमें याद रखनी है कि आखिर ये प्रभुसत्ता जो है ये किस बारे में दी गई, ये आखिर इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है चाहे आंतरिक मामला हो, आंतरिक एवं वैदेशिक, मतलब विदेश, वैदेशिक मामलों में, मामलों में और स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता, ये यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण मामला, चाहे जैसे हो, चाहे आंतरिक मामला हो चाहे बाह्य मामला हो, यहाँ पे पूरी तरह से स्वतंत्रता दी गई है। और किसे दी गई है, तो आपके जो भी देश है, जो शासन सत्ता है, जैसे संसद है तो संसद को यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें इसका अर्थ क्या होता है, पूर्ण जो स्वतंत्रता दी गई है इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ बेटा होता है बिना किसी, बिना वाह, वाह कहते हैं कुछ लोग इसे वाह कहते हैं, वाह दबाव, मतलब किसी भी प्रकार का वाह दबाव नहीं है। एवं साथ ही में ऐड कर लीजिए प्रतिबद्धता, किसी भी प्रकार की कोई प्रतिबद्धता भी नहीं है कि आपने प्रतिबद्धता को स्वीकार कर लिया है तब जाके किसी निर्णय को लिया है। हाँ, वास्तविक रूप में फिलहाल पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण संप्रभुता नहीं है किसी भी मुश्किल से एब्सोल्यूट टर्म में किसी देश के पास नहीं। क्यों, क्योंकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, उनका कहीं ना कहीं दबाव उनके ऊपर रहता है। तो पूर्ण एब्सोल्यूट टर्म में तो संप्रभुता नहीं, लेकिन हाँ संप्रभुता बहुत स्तर तक का यहाँ पे है। अब यहाँ पे प्रतिबद्धता कि स्वतंत्र रूप में, स्वतंत्र रूप में निर्णय लेना, यही अर्थ हो जाता है आपकी पूर्ण स्वतंत्रता का। देखिए यहाँ पे फिर से वही टर्म आ गया कि पूर्ण स्वतंत्र, है ना बेटा, क्या सर टर्म आया है, आया है पूर्ण स्वतंत्र। तो पूर्ण स्वतंत्र पे क्या है, पूर्ण स्वतंत्र का अर्थ होता है कि जैसे हम भारत का एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक नोट कर ले रहे हैं, एग्जाम्पल हम लेते हैं अपना देश भारत। अब जब हमने भारत देश को एग्जाम्पल लिया तो भारत क्या है, ना ही किसी देश पर निर्भर है, भारत ना ही किसी देश पर निर्भर है, ठीक, ये पहला बिंदु है। और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है, और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है, ठीक बेटा। डोमिनियन होता है उसके अधीन काम करना, उस देश से स्वतंत्र हो गया है और इसके बाद उसी देश के हिसाब से वो काम भी कर, डोमिनियन है ये यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे डोमिनियन का जो जिक्र आया है, यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे दो चीजें, दो चीजें क्या है, डोमिनियन के बारे में जब हम ब्रिटेन से आजाद हो रहे थे उस समय इस चीज का जिक्र आया था कि डोमिनियन बना दिया जाए। जो स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे उन लोगों को ये कहना था कि हम डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा केवल नहीं। तो यहाँ पे दो चीजें और आपको याद रखनी है, और दो चीजें कौन सी हैं, पहली चीज यहाँ पे आपकी हो जाती है कि 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता, कब, 1949
49 में, क्योंकि 1947 में देश आजाद होता है। इसके बाद 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता को ग्रहण किया। सदस्यता ग्रहण की। अब देखिए, ये जो सदस्यता ग्रहण की, ये जितने भी ब्रिटेन से स्वतंत्र हुए देश थे, उनका एक समूह था। उसी की सदस्यता को ग्रहण किया गया था, लेकिन बाद में क्या है, इसे ही त्याग दिया जाता है, बाद में ये नहीं रहता है। वहीं पे दूसरे बिंदु की बात करते हैं, तो यहाँ पे भारत 1945 में, मतलब ब्रिटेन उस समय ही आपका यहाँ था। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, उसी समय एक नई संस्था गठित होती है, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका गठन किया गया था। अब इसमें क्या है, इसका ये सदस्य बना। ये एक पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अच्छा, ये सारी चीजें तो यहाँ पे आपके लिए हो गई इम्पोर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक टर्म इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है। वो क्या याद रखना है, ये पूर्ण रूप से स्वैच्छिक है। ऐसा नहीं कि इनके ऊपर बाध्यता लगा दी गई, जबरदस्ती लगा दिया गया, ये इसको छोड़ नहीं सकते। बाद में छोड़ राष्ट्रमंडल की सदस्यता भी त्याग दी, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का ये सदस्य बना हुआ है, पूर्ण रूप से स्वैच्छिक। हाँ, जब जो है चाहे तब इसे त्याग भी सकता है। ये चीज यहाँ पे आपको याद रखनी। क्लियर बेटा? बताइए, यहाँ तक का कोई भी आपको समस्या तो नहीं? अगर यहाँ तक का समस्या नहीं है, तो हम आगे बढ़ें। ठीक है? हाँ, आगे बढ़ रहे हैं, और आगे आपको एक चीज याद रखनी है। और क्या याद रखनी है कि इसी के खंड में, इसी के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, वो आपकी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब यहाँ पे इस चीज का अर्थ क्या है? आखिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हम यहाँ से इतनी देर से देख रहे हैं, संप्रभुता देख रहे हैं, तो ये है कि यहाँ पे मैंने आपको एक ग्राफ के तौर पे पहले ही समझा दिया है। दोनों चीजें हैं, यहाँ पे दो चीजें आती हैं। वो दो चीजें कौन है? एक आपका होता है आंतरिक मामले, आंतरिक हो गया। एक आपका वाय हो जाता है, वाय हो जाता है। दो मामले हो जाते हैं। अब आंतरिक मामले कैसे, किस प्रकार के हो जाते हैं? तो यहाँ पे कई सारे हो जाते हैं, जैसे कि आपका राजनीतिक हो जाता है, राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया, आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, सामाजिक हो जाता है, और आपका धार्मिक हो जाता है। इस तरह के जो है आपके मामले हैं, और इन सब मामलों को यहाँ पे देखा जाता है। वाह के मामले में बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, सभी विदेशी मामले शामिल होते हैं। विदेशी मामले, और विदेशी मामलों में क्या क्या शामिल हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे कुछ आपके मित्र देश होते हैं। मित्र देश आप समझ सकते हैं, मित्र देश के साथ संबंध में। दूसरा आपके शत्रु देश के संबंध में, शत्रु देश के संबंध। और तीसरा आपके होती है जो है आपकी संधियां। अगर कोई आपने इंटरनेशनल ट्रीटी वगैरह कर रखा है, तो उन ट्रीटी के बारे में भी यहाँ पे आपको चीजें देखने को मिल जाती। ठीक है बेटा? ये आपका एक सिनेरियो यहाँ पे बन जाता है। सभी में क्या होना चाहिए? सभी में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। पूर्ण रूप से। इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है? क्लियर बेटा? अब हम एक टर्म और देख ले रहे हैं, जो हमने आपको बताया था कि इस शब्द का पहली बार जो प्रयोग है किसने किया था? बोधा ने किया था। तो यहाँ पे हम देख ले रहे हैं बोधा के अनुसार। आखिर बोधा साहब इसे क्या मानते हैं और क्या जानते हैं? ठीक, बोधा ये कहते हैं कि जो संप्रभुता है, नोट कर लीजिएगा, ये इसका टर्म है जो आपसे पेपर में भी पूछा जाता है। संप्रभुता, संप्रभुता नागरिकों, नागरिकों और प्रजाजनों, प्रजाजनों के ऊपर वह सर्वोच्च कानून,
वह सर्वोच्च कानून जो जो दुनिया जो दुनिया में किसी विधि आवलिक कानून द्वारा नियंत्रित या मर्यादित नहीं होते। नियंत्रित या मर्यादित नहीं होती है, नहीं होती या नहीं की जा सकती। दोनों चीजें नहीं होती थे या नहीं की जा सकती। नहीं की जा सकती। दोनों टर्म में ये यहाँ पे लागू होता है। ये तो बोधा के अनुसार है, यही डायरेक्ट प्रश्न उठाता है। वैसे पीजीटी वगैरह पेपर में ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, बाकी ऐसे तो नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। एक यहाँ पे नोट बिंदु भी आपके लिए आ जाता है। नोट बिंदु क्या है? भारत की जो है जनता किस प्रकार से, तो भारत की संप्रभुता जो है कहाँ पे निर्मित है, तो भारत की जनता निर्मित है। ठीक, भारत की संप्रभुता किसमें निर्धारित की गई है? संप्रभुता भारत की भारत की जनता, ये एक टर्म आपको यहाँ पे मेन हित है। मेन हित ये चीज यहाँ पे आपकी याद रहती है, तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है। अब ये तो यहाँ पे हो गया। अच्छा, संप्रभुता क्या है? एक राज्य का व्यक्तित्व। अगर राज्य की परिभाषा आप पढ़ते हैं, राज्य के अगर फैक्टर पढ़ते हैं, हम यहाँ पे जैसे आपको पहले भी बताए हैं, राज्य के तत्व, अगर हमने पूछा कि राज्य के तत्व क्या है, तो वहां पे भी आपके 4 तत्वों में हमने पढ़ा। पहला क्या होता है आपका? जनसंख्या होती है। पहले आपकी जनसंख्या हो जाती है। दूसरा क्या है आपका? भूभाग होता है, भूभाग हो जाता है। तीसरा क्या है? आपकी सरकार हो जाती है। और जो चौथा बिंदु आपका होता है, ये क्या होता है? यही आपकी हो जाती है संप्रभुता। संप्रभुता, तो यही संप्रभुता का ही बेटा पूरा खेल आया चल रहा है। और ये पूरी संप्रभुता किसमें निहित हो जाती है? भारत की जनता में ही निहित हो जाती है। तो इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। वैसे जनता ने अभी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए कुछ डिमांड की सरकार से, लेकिन सरकार ने एक बात ना करने का जो निर्णय लिया है, अगर बात की जाती, संवाद किया जाता, तो हो सकता है उसके भी परिणाम कुछ हैं। लेकिन हम उस चीज पे टॉपिक डिस्कस नहीं करते हैं। उस पर भी किसी समय हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसे कौन से टर्म हैं कि आपके जिनको फॉलो करना सरकार के लिए जरूरी है, और कौन सी चीजें हैं जो सरकार नहीं भी फॉलो करेगी तो चल। वैसे लोकतांत्रिक जो रैंकिंग है उसमें भारत की रैंक फिर से गिर गई है। ऐसा करने से तो अगर ये संवाद होता तो शायद रैंकिंग ऊपर जाती। फिर लोकतांत्रिक रैंकिंग में 100 से नीचे आ चुकी है आपकी भारत सरकार। ठीक, इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। क्लियर हो गए? अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, संप्रभुता को प्रभावित करने वाले कारक। वैसे सभी लोगों को पता है, जितने लोगों को पता है जरा कमेंट करिए एक बार। संप्रभुता को प्रभावित करने वाले यहाँ पे कारक, ये चीज आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अब आखिर बेटा कौन कौन से कारण? देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो पहला कारण है आपका संयुक्त राष्ट्र। ये कुछ अंतरराष्ट्रीय संधियां प्रयोग करता है, तो वहां पे संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण, जिसकी वजह से पूर्ण संप्रभु नहीं हो पाते हैं सारे देश। ठीक, ये एक बिंदु हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अपने सेकंड फैक्टर पे, या सेकंड बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो उदारीकरण, जो एलपीजी की नीतियां होती हैं। ठीक, उदारीकरण
उदारीकरण, और जब विश्व का वैश्वीकरण हो चुका है, तो कहीं न कहीं दूसरे देश से भी जुड़ सकते हैं और दूसरे देश से देश जुड़े होते हैं। वैश्वीकरण, जैसे कि अभी तेल का संकट हुआ, उस दौरान हमने क्या देखा कि तेल का आयात जब रुका, तेल का उस जो हार्मोज जल संधि है उसको रोक दिया गया, तो क्या हुआ, सारे विश्व पे प्रभाव पड़ा। तो ये एक वैश्वीकरण का उदाहरण है। तो भूमंडलीयकरण इसे कहते हैं कि गवर्नमेंट डब्ल्यूटीओ जो आपका है, एंड वर्ल्ड बैंक जो इनका प्रभाव, वर्ल्ड बैंक का बढ़ता प्रभाव, इसकी वजह से भी संप्रभुता पूरी तरह से एब्सोल्यूट टर्म में लागू नहीं हो पाती है। ठीक, इस चीज को भी यहाँ पे याद रखना है जब बहुत जरूरी हो जाता है। अब तीसरे नंबर बिंदु की हम बात करें तो ये क्या होगा कि जो है, अगर वर्तमान समय की बात करते हैं तो किसी भी देश को कोई देश जीत नहीं सकता है, लेकिन क्या है, अप्रत्यक्ष प्रभाव वो स्थापित कर सकता है। किसी देश पर अन्य देश का अन्य देश का अप्रत्यक्ष प्रभाव, ये आखिर अप्रत्यक्ष प्रभाव है। इसमें बहुत लोग, आप सभी जानते होंगे, जैसे कि एक सबसे बड़ा जो प्रभाव होता है आर्थिक, वहां पे क्या करते हैं, आर्थिक जो पैसा दिया जाता है उसके टर्म में आप जो है अप्रत्यक्ष तौर पे ये लागू किया जाता है। क्लियर बेटा, इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। इसके अलावा एक फैक्टर यहाँ पे और आपका आ जाता है जिसे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संधियां या अंतरराष्ट्रीय जो संस्था है, अंतरराष्ट्रीय संधि व संस्थाओं का प्रभाव, ये एक मेजर फैक्टर आपका हो जाता है जिसके कारण काफी सारी चीजें भारत में नहीं हो सकती। हाँ, ये है कि इसमें जो ये संघ हो गया या संस्थाओं हो गया, इसमें आपका जुड़ना स्वाभाविक है, जुड़ना स्वैच्छिक है, लेकिन अगर जुड़ जाते हैं तब इन शक्तियों को जो है मानना पड़ता है। कभी कभी सदस्यता स्वैच्छिक है, अर्थात क्या है, सदस्यता त्याग भी सकता है। सदस्यता क्या है, सदस्यता त्याग सकता है, त्याग सकता है। ये चीज यहाँ पे आपका आ जाता है। ठीक, क्योंकि ये बाध्यकारी नहीं है कि बेटा आपको यहाँ पे संस्थाओं में बाध्यकर ही रहना है, ये चीज यहाँ पे आपके लिए खास हो जाती है। तो हमने अभी तक यहाँ पे जो देखा, हमने मुख्यतः दो शब्दों को यहाँ पे विस्तार किया। एक शब्द आपका क्या है, एक शब्द आपका हम भारत के लोग हैं। साथ में हमने ये देखा कि कौन कौन से शब्दों को प्रयुक्त किया गया, कौन कौन से शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। भारत के लोग का विस्तार क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संप्रभुता का क्या अर्थ है, कैसे इसका जन्म होता है, इसकी परिभाषा क्या है, उन सारी चीजों को हमने देखा। और कौन कौन से कारक ऐसे होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, ये सारे फैक्टर यहाँ पे क्लियर। जो अगला शब्द है ये समाजवादी है। ठीक, यहाँ तक का तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो हमारा जो है यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, जीएस स्टडी बाय विद संतोष सर के नाम से, तो वहां पे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे याद रखिए। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। जो हमारे आगे के शब्द हैं, इन आगे के शब्दों को हम आगे की क्लास में देखेंगे। तो हमारा कंटेंट कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक बेटा शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपका जुड़ना ही हमारे मनोबल को आगे बढ़ाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ।